नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री का पद छोड़कर उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? बड़ा सवाल, इसका जवाब देने का प्रयास रहेगा आज। इसके अलावा वीआईपी पार्टी को लेकर क्या कंफ्यूजन चल रहा है, आरजेडी के अंदर क्या कुछ डिमांड रखी गई है वीआईपी पार्टी की तरफ से तेजस्वी यादव के सामने, इस पर आपसे बात करेंगे। साथ ही चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है, क्यों किया है, इसके क्या मायने हैं, समझने का प्रयास रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। और हमारे साथ रोज की तरह मौजूद रहेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज जो पहली चर्चा हम करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बिहार में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, पर ये चर्चा आई कहाँ से? हमको सबसे पहले तो आप ये बताइएगा भाई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और उप प्रधानमंत्री पद की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, बक्सर से एमपी होते थे अश्विनी चौबे, मंत्री भी थे, और अब पिछली बार उनको टिकट नहीं मिला, वो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन पार्टी के पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता रहे हैं, और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बनाया जाएगा। दरअसल सवाल उठता है कि वो वर्तमान माहौल में किस हैसियत से इस तरह की बात बोल रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट जी। कई बार वो ऐसा भी कहते रहे हैं कि बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होता रहा है, और खुद जो बीजेपी के सबसे बड़े नेता बिहार के हैं, अगर कहिए सम्राट चौधरी, क्योंकि उपनेता तो वही है, नीतीश कुमार के बाद पार्टी उन्हीं पर भरोसा करती है, तो कभी भी सम्राट चौधरी या उसके बाद विजय सिन्हा, इन दोनों लोगों ने कभी इस बारे में कोई बात तो कही नहीं है। औपचारिक तौर पर तो कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन सवाल है कि अश्विनी चौबे ने कहा है, पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, संघ का बैकग्राउंड है, बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में मंत्री रहे हैं, और शुरुआती दिनों से ही बीजेपी का झंडा बिहार में उठाते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब अश्विनी चौबे बोल रहे हैं तो चर्चा तो होगी, और चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत पहले से ही ये चर्चा हो रही है कि क्या नीतीश कुमार अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। जब बीजेपी से पूछा जाता है तो बीजेपी बहुत टैक्टिकली इस बात का जवाब देती है। वो कहती है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो अरे भैया, नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, वो सबको समझ में आता है कि नेतृत्व का मतलब है कि उनके 13-14% वोट पर आपकी नजर है, वो आप पाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि उनके स्वास्थ्य और सेहत को लेकर के भी उठता रहता है कि क्या वो अब इतने सेहतमंद हैं कि 14 करोड़ जनता की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेकर, अपने कंधे पर लेकर चल सकते हैं। तो ये तरह तरह की बातें सामने आती रहती हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या वाकई चुनाव के बाद कुछ परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होगा तो मुख्यमंत्री के तौर पर कौन दिखेगा। बीच में यह भी चर्चा बहुत जोर पकड़ने लगी कि उनके सुपुत्र आ सकते हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, लेकिन जब भी आप जेडीयू से बात करें, जेडीयू इसको सिरे से खारिज कर देती है। सम्राट चौधरी खुद कई बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि एक बार जब बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब वो कहते हैं कि भाई नीतीश कुमार की मर्जी से ही तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो उनके इस कथन के बहुत सारे मायने और उसके मायने निकाले जा रहे हैं। आरजेडी लगातार कह रही है कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी, फिनिश कर देगी, तो क्या आरजेडी जेडीयू को अपने तरफ लाना चाहती है, अपने तरफ खींचना चाहती है? ये भी सवाल उठ रहा है। तो सवाल कई हैं, जवाब आने बाकी है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। इस पर एक बड़ा सवाल तो है, और बड़ा सवाल है, उसका जवाब तभी मिलेगा जब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वो बनाए जाते हैं। क्योंकि इस तरह की बातें निकलना और इस पर चर्चा होना, वाद विवाद होना, कभी कोई बोलता है नेतृत्व में होगा, कभी उनकी मर्जी से सीएम होगा, तो इसके मायने कई हैं। और अभी अश्विनी चौबे द्वारा इस तरह की बात किया जाना निश्चित तौर पर एक तरीके से उन्होंने आग में घी झोंकने का काम किया है। आरजेडी को उन्होंने एक मौका दे दिया है। आरजेडी फिर जोर शोर से उठा रही है। अब जेडीयू ने भी इस बात का जवाब दिया है कि देखिए, बिहार की जनता उन्हें फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहती है। वैसे कोई किसी प्लेटफॉर्म से कह सकता है
कि उनको और क्या बनाया जाए, लेकिन बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चूंकि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, तो आप जानते हैं जेडीयू कोई इस तरह की बात नहीं करेगी जो बीजेपी को पसंद नहीं आए। पर निश्चित तौर पर अश्विनी चौबे ने जो बोला है, मुझे लगता है उनकी पार्टी के ही लोगों को ये रास नहीं आया होगा। रास नहीं आया होगा, मगर अगर नरेटिव के लिहाज से देखें तो ये कितना मुफीद बैठेगा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि आरजेडी इसको मुद्दा बनाएगी। आरजेडी लगातार कह भी रही है और इस हद तक कहा है कि मुख्यमंत्री चेहरा होंगे नहीं होंगे कि नीतीश कुमार के बेटे तक को कहना पड़ गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करो। देखिए इसका दो पहलू है, आप इस बात को समझिए। ये इस तरह का बात करके बीजेपी माहौल भी और इसमें पॉलिटिक्स है। दरअसल आप एक साफ मैसेज छोड़ते हैं, उसके पीछे आप सिगुफा छोड़ते हैं, और दोनों का मतलब होता है। दरअसल देखिए 20 साल से नीतीश कुमार का चेहरा देखने वाले कई ऐसे लोग हैं जो एनडीए के समर्थक तो हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार को रिटायर्ड मानने लगे, टायर्ड मानने लगे। वो परिवर्तन देखना चाहते हैं। वो विकल्प के रूप में तेजस्वी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक नीतीश का विकल्प चाहते हैं। ऐसे भी लोगों की संख्या है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई उनकी इंटेंसिटी क्या है। अगर नीतीश का विकल्प नहीं मिला तो क्या तेजस्वी यादव को वोट दे देंगे? तो बीजेपी में एक धारा इस बात को बार बार उठाता रहता है ताकि वैसे लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरा जाए जो ये समझते हैं कि एनडीए तो आए, लेकिन अब नीतीश कुमार को हट जाना चाहिए, अब उनको साइड हो जाना चाहिए, अब कोई और नया सीएम बनना चाहिए, ये बहुत तगड़ी बात बोली बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। बीजेपी के कई समर्थक ये इच्छा भी पाले हुए हैं। तो अपने समर्थकों को साधे रखने के लिए, बांधे रखने के लिए, उनके बीच जोश का संचार कायम रखने के लिए आपको इस तरह का बयान देना पड़ता है। तो इसीलिए आप देखिएगा पार्टी में एक धड़ा ये बोलेगा, दूसरा धड़ा ये बोलेगा, और ये सब वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ऐसे ही उन्होंने कुछ कह दिया, ये ऐसा बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी राजनीति होगी, फिर पार्टी का एक दूसरा धड़ा जो सोचता होगा कि हमारा ये वोट बैंक खिसक सकता है, नीतीश कुमार की वजह से नाराज है, फिर अब बड़े नेता बोलेंगे कि नहीं नहीं नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, फिर ज्यादा कुरेदा जाएगा तो बोल देंगे सम्राट चौधरी की नीतीश ही अगले सीएम होंगे, क्योंकि सम्राट को दिखाना है कि भाई कुर्मी समाज, कोयरी समाज एकजुट रहे और नीतीश के नाम पर वोट दे। लेकिन वही जब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा जाएगा तो वो कहेंगे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई संघी आएगा निकल करके, अश्विनी चौबे टाइप लोग, जो कहेगा नीतीश तो अब उप प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, इस तरह की बात, ताकि जो बीजेपी का हार्डकोर सपोर्टर है, जो नीतीश का शासन अब नहीं चाहता है, या मान लीजिए ऐसे सपोर्टर्स जो चाहता है कि अब नीतीश का चेहरा बदलना चाहिए, वो उम्र दराज हो चुके हैं, अब वो अपना टेक केयर भी नहीं कर पाते हैं, कई सारी उनकी गतिविधियां चर्चा में रही हैं, और आप जानते हैं किस तरीके से आरजेडी ने अटैक किया। तो ऐसे में परिवर्तन की चाह रखने वाले, लेकिन जो एनडीए के समर्थक हैं, उनके मन में इस तरह की इच्छा हो सकती है कि भाई एक नया चेहरा दिखे। तो उनकी आकांक्षाओं पर कैसे खड़े उतरे पार्टी, और उनको कैसे अपने साथ जोड़े रखे, इसलिए एक बयान साइड के किसी नेता से दिलवा दिया जाता है, और ये पॉलिटिक्स में होता है, ये पॉलिटिक्स की हकीकत। बहुत शानदार थ्योरी आपने समझाई है, और मुझे लगता है जो पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं लोग, वो इससे तुरंत कनेक्ट महसूस करेंगे कि हाँ ये थ्योरी तो ठीक लगती है, कि ऐसे लोगों को भी लुभाना है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पसंद अब नहीं कर रहे हैं, पर रहना एनडीए में ही चाहते हैं, वोट एनडीए को ही देना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न खत्म हो, इसलिए ये शिगुफा छोड़ दिया जाए कि नीतीश के अलावा भी ऑप्शन है। देखते जाइए आगे खेल होता है क्या। खेल तो मगर विपक्षी पार्टी में भी चल रहा है, आरजेडी और वीआईपी पार्टी के बीच। वीआईपी को लेकर लगातार आप बता ही रहे हैं कि आरजेडी के जो नेता लोग हैं वो बहुत संतुष्ट रहते नहीं हैं, वो उन पर भरोसा कर नहीं पा रहे हैं। और इस बीच चर्चा ये भी है कि सीटों को लेकर तो जो डिमांड है वो है ही है, और भी तमाम डिमांड्स रखी जा रही हैं वीआईपी पार्टी की तरफ से, मुकेश सहनी की तरफ से। तेजस्वी यादव के सामने चल क्या रहा है इनको लेकर, मतलब दाल गल रही है कि वरना जो वीआईपी की दो काउंटर ऑप्शन आपने बताया है, 6 सीटों का बीजेपी की तरफ से, उधर निकल लेंगे। देखिए जो मेरी जानकारी है आरजेडी में ये भरोसा है। कल मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था और आपको ये बता सकता हूँ कि आरजेडी में आरजेडी में कई कैंप हैं, कुछ तेजस्वी के खास लोग हैं और कुछ आप लगा लीजिए कि वो
इनके खास हैं, मतलब लालू यादव के कभी खास रहे हैं या थोड़ा तेजस्वी से दूर भी हैं, पर पार्टी की गतिविधियों पर वो नजर रखते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि दरअसल उनका भी ये मानना है कि जो ये साहब हैं मुकेश सहनी, वो चुनाव के समय हर दल से बातचीत करते हैं और उनको पुख्ता पता है कि चुनाव के टाइम पे ये बात कर रहे हैं तो ये क्या क्या चाहते हैं। तो एनडीए, इनकी जो चाहत है, हर बात कैमरे पे नहीं बोला जा सकता, लेकिन इनकी जो चाहत है उसमें एक चाहत ये भी है कि इनको जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। तो एनडीए 6 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। अगर आप बात करेंगे कि और कौन क्या चाहता है, इस तरह की बात जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आरजेडी देख रही है, आरजेडी कोई बात नहीं कर रही है। आरजेडी से ये डिमांड कर रहे हैं 60 सीट, उप मुख्यमंत्री का पद। 2 दिन पहले जब तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वो नाराज होकर के कहने लगे कि आपसे कहा होगा, हमसे उन्होंने नहीं कहा। दरअसल आरजेडी अभी उनसे सीट शेयरिंग को लेकर के बात ही नहीं कर रही और ये लगातार पब्लिक में जाकर के इस तरह का माहौल बनाने का काम कर रहे हैं जिससे आरजेडी दबाव में आए, जिससे एनडीए में उनका माहौल बने, उनकी चर्चा हो, जैसे हम आप चर्चा कर रहे हैं रोज लगातार। तो दरअसल ये उनके पॉलिटिक्स को सूट करता है। अब आरजेडी सोच रखी है कि भाई ये एनडीए में थक जाए। एनडीए जब इनको कहे कि नहीं, मतलब एनडीए से थक हार के आए तो हमारे पास आए, फिर हम अपनी शर्तों पर उनको सीट दें। अब एक धड़ा आरजेडी में कहता है कि 15 तक दिया जा सकता है, दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं 15 बहुत है, 10 सीट बहुत हुआ, 10-11 से ज्यादा उनको नहीं दिया जाएगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सवाल उठता है कि 10-11 सीट या 15 सीट दिया जाएगा तो आजकल चुनाव लड़ने का यह भी तरीका है कि चलिए सिंबल आपका होगा, उम्मीदवार मेरा होगा। मतलब आप कह लीजिए कि आपके 15 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उम्मीदवार 4 मेरा होगा, 5 मेरा होगा, कुछ इस तरह का भी अरेंजमेंट होता है। सवाल ये उठता है कि क्या मुकेश सहनी इसके अलावा भी कुछ इच्छा रखते हैं? क्या वो उप मुख्यमंत्री की इच्छा रखते हैं? वो कौन, उसमें कौन हाँ भरेगा? पॉलिटिकली वो लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि भाई दलित कैटेगरी में आप मल्लाहों को रखिए, क्या ये बात माना जा सकता है? ये कौन पूरा करेगा? तीसरी बड़ी बात है कि चुनाव में बहुत सारे रिसोर्सेस की भी जरूरत पड़ती है। क्या आपकी पार्टी उतनी इक्विप्ड है कि वो उस तरीके से चुनाव लड़ सके? तो उसमें मदद के लिए भी कौन सा दल आगे आता है? बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं। चुनाव सिर्फ सीट पर ही नहीं लड़ा जाता, बहुत तरह की बातें होती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरह की मांग है, आरजेडी के भीतर एक सोच अब बड़ी क्लियर है कि इनको एनडीए अगर इनकी मांग को पूरा कर देगा 6 सीट पर भी, 7 सीट पर भी, तो ये एनडीए की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर एनडीए नहीं मानेगा तो फिर ये मेरी तरफ आएंगे और मेरी तरफ आएंगे तो मैं इनको कुछ और सीट दे दूंगा और जो बहुत तरह की मांगे हैं उस पर मैं देखूंगा क्या करना है। शायद वो पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये 60 सीट माहौल बनाने के लिए बोल रहे हैं। ये 10-11, दूसरा धड़ा कहता है 15, और भी बहुत तरह की बातें। तो सवाल है कि एडजस्टमेंट क्या होगा? बहुत तरह की बातों में अगर 15 सीटें दी जाती हैं तो क्या आरजेडी का उम्मीदवार इनके सिंबल पे चुनाव लड़ेगा? तो इस तरह की कई बातें। कल जैसे आप बता रहे थे कि बीजेपी यानी एनडीए के अंदर ये लगभग एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि इसके पास कितनी सीटें रहने वाली हैं। कल आप बता रहे थे कि 100 सीटें लगभग बीजेपी। देखिए, वो मैंने कल ये बताया था कि 101 पे जेडीयू लड़ेगी, 100 पे बीजेपी लड़ेगी और बाकी का जो 42 सीट है वो सबके बीच में बांटती है। विपक्ष में एक हुआ बंटवारा सीटों को लेकर। देखिए, विपक्ष में भी इस तरह की बात है कि 143 सीट पे कम से कम आरजेडी लड़ेगी। अच्छा। और 100 सीट वो बांटेगी। 100 सीट में कांग्रेस भी है, 100 सीट में लेफ्ट भी है, 100 सीट में जेएमएम भी है, 100 सीट में मुकेश सहनी भी है, 100 सीट में बीएसपी भी है। बीएसपी से भी अलायंस करना चाहती है उत्तर प्रदेश बॉर्डरिंग इलाके पे, जहां बिहार और उत्तर प्रदेश का वो है, और प्लस पारस गुट भी है। तो आप बताइए कि कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और हम अपने शो में यही बताने जा रहे हैं, अगले शो में पेश कर दिया वो बताने जा रहे हैं कि आखिरकार जो
कांग्रेस एआईसीसी का जो मैसेज है राहुल गांधी का, वो मैसेज क्या है तेजस्वी यादव के, और क्यों और भी ज्यादा बॉडी लैंग्वेज कांग्रेसियों का टफ होता जा रहा है, जो पोस्चरिंग है वो टफ होता जा रहा है। वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वो तेजस्वी यादव से गठबंधन चाहते हैं तो किस शर्त पर चाहते हैं? तेजस्वी यादव को किस तरीके से परखना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी की मंशा क्या है, और दरअसल उनको समझाने वाले लोग क्या समझा रहे हैं, और राहुल गांधी उस राह पर आगे बढ़ चुके हैं। तो सवाल यह है कि उनके इस मैसेज को आरजेडी में कुछ लोग कैसे देखते हैं। तो ये ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम अगले शो में देने जा रहे हैं। तो इस बात को आप समझ, नाम है बिहार की बात, जरूर देखिएगा। तो वही बात है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये आप देखेंगे। वीआईपी को लेकर के आरजेडी की मंशा बहुत क्लियर हो चुकी है। मैं रोज दिन बात करता हूं और रोज दिन मुझे समझ में बात आती है कि आखिरकार ये लोग क्या सोच रहे हैं। वीआईपी को लेकर के बहुत सीरियस नहीं है, ये बात आप जान लीजिए। इन लोगों को पूरा भरोसा है कि वीआईपी की जो और शर्तें हैं, अगर एनडीए मान जाएगी तो वीआईपी 6 सीट पर भी उधर चली जाएगी। ये आरजेडी के भीतर जो हमारे सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं। पर दरअसल ऐसा होगा क्या, ये तो उसके सुप्रीमो मुकेश साहनी ही जानते होंगे। जहां तक आरजेडी का सवाल है तो मैंने आपको बताया कि एक धड़ा मानता है 15 मैक्सिमम, एक धड़ा मानता है 10, 11, 9 इस तरह की सीटें दी जाएंगी, और अगर उससे ज्यादा कुछ सीटें दी जाएंगी तो आरजेडी का ही उम्मीदवार होगा, और इस तरीके से म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट के तहत चुनाव लड़ा जाएगा। तो ये दोनों तरह की बात है, पर इतनी बात जरूर है कि आरजेडी चाहती है कि एक बार मुकेश सहनी उधर थक जाए, थक करके हमारी तरफ आएंगे तो हम अपनी शर्तों पर उनसे बातचीत करें। बिल्कुल, यानी कि ये गेम जो है वो एकदम आखिरी बॉल तक जाएगा। आखिरी बॉल पर 6 रन चाहिए होंगे तो छक्का किसकी तरफ से मुकेश सहनी मारेंगे ये तो भविष्य में पता चलेगा। मगर जो मंशा की लगातार बात हो रही है तो ये देखा जा रहा है कि चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, सभी लोग जातिगत जनगणना एक मुद्दा बना रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं। और चिराग पासवान ने भी इसी डिमांड का कह सकते समर्थन किया है कि भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो आंकड़े हैं वो जारी नहीं होने चाहिए सामूहिक रूप से। तो क्या मंशा चिराग पासवान की? देखिए, चिराग पासवान इन दिनों बहुत कुछ बोल रहे हैं जो मुझे लगता है बीजेपी को बहुत सूट तो नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि अगर बीजेपी को सूट नहीं करेगा तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, वो कह रहे हैं जातीय जनगणना होना चाहिए, तो जातीय जनगणना होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि वो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं पर कहते हैं कि उसको आप एक्सपोज मत करिए, इससे जातिवाद फैलेगा, कल्याणकारी योजनाओं के लिए उसका इस्तेमाल करिए। तो सवाल है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित तौर पर ये बात बताता है कि अब चिराग पासवान अपना एक अलग आइडेंटिटी बनाने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो बीच का रास्ता बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक रास्ता और बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से वो चल रहे हैं। और वो देखिए, वो कहते हैं मैं बीजेपी के हिंदुत्व का समर्थक नहीं हूं। तो ये भी कहने का क्या मतलब? बिल्कुल। उसके बाद वो ये भी कहते हैं, आपको याद होगा कि जब आरक्षण को लेकर के हुआ था कि भाई शेड्यूल कास्ट में भी कई जातियां हैं जो पिछड़ गई हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कैसे आरक्षण पे ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उसको लेकर के भी चिराग पासवान विपक्ष के साथ चले गए थे। तो चिराग पासवान अपनी कुछ कुछ हरकतों से ये जताना चाहते हैं कि हमारी आइडेंटिटी अलग है, हम एक अलग पार्टी हैं, हम मोदी जी को नेता के तौर पर पसंद जरूर करते हैं, उनके हम हनुमान हैं, लेकिन वो अपना अलग रास्ता बनाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि फ्यूचर में उनको दिख रहा है कि बिहार में स्कोप है और उनकी भी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी, बस फ्यूचर में दिख रहा है उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो वो सारा जो दांव चल रहे हैं, जो बिसात बिछा रहे हैं, वो पूरा उसी हिसाब से है कि कल को जब वो अपने आप को बिहार के नेता के तौर पर पेश करें तो सारे खांचे टिक हों। अब टिक होंगे और उसका जनता उस पर कितना विश्वास करेगी ये तो जनता ही बताएगी समय आने पर। फिलहाल वो समय नहीं है। तो चुनाव करीब है और जाहिर सी बात है कि जो सीटों का अरेंजमेंट है इसको लेकर चर्चा चलती रहेगी और दांव पेच यूं ही चलते रहेंगे। तो आज राग बिहारी में इतना ही। लगातार बिहार की राजनीतिक चर्चाओं के बारे में आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। आपको ये शो कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।